नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जो 13 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था सेकंड शिफ्ट का, जिसमें जो 40 जीके के सवाल पूछे गए थे, एग्जैक्ट हूबहू यहाँ पर 40 सवाल मिल चुके हैं और ये सभी सवाल अपन इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। मतलब सवाल से रिलेटेड वो सभी फैक्ट और अन्य इंपॉर्टेंट सवाल कवर करने वाले हैं जो कि आने वाले शिफ्ट में बन सकते हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों शिफ्टों की, आपने 13 जनवरी के प्रथम पारी का वीडियो नहीं देखा, देख सकते हो, चैनल पर अवेलेबल है और इनकी पीडीएफ फाइल जल्दी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इन दोनों शिफ्ट की। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। और बाकी जो आपकी फेज़ फर्स्ट का एग्जाम हुआ एनटीपीसी का 28 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक, इसकी एक अलग से वीडियो आ जाएगी 1-2 दिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लेना। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने सेट पे पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। और सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जल्दी आ रहा है एसएससी 2021 परीक्षा की आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आज 15 जनवरी से ला रहा है अनअकैडमी प्लेज 2.0, जो कि स्पेशली एसएससी करंट अफेयर्स की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज होने वाली है। ये टेस्ट सीरीज होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और ये टेस्ट सीरीज हफ्ते में 2 बार कंडक्ट की जाएगी, जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर प्रशांत धवन सर के द्वारा। और इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे टेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस और एक लाइव टेस्ट होगा जिसमें सभी स्टूडेंट अपनी रैंकिंग लाइव टेस्ट के दौरान देख पाएंगे। आप इस टेस्ट को डाउनलोड करके बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और हर टेस्ट में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इंग्लिश में भी मिलने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हो और किसी प्लस सब्सक्रिप्शन कॉस्ट को लेना चाहते हो तो टीटीजी के कूपन कोड की सहायता आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्री टेस्ट सीरीज़ की, और उसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो फ्रीली एनरोल हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर एनरोल कर लेना। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। आपकी जो 13 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछी गई 40 हूबहू सभी जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। पहला सवाल देखिएगा, लेंस की क्षमता किस इकाई से मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता की जो यूनिट है वो डायोप्टर, सभी को पता होना चाहिए। और एक डायोप्टर है ये किसके इक्वल होता है? तो ये 1 मीटर इनवर्स के इक्वल होता है। मतलब जो एक डायोप्टर है लेंस की क्षमता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी मीटर में हो जाएगी ऐसा यूनिट में, तो इसको मीटर इनवर्स कह सकते हो, एक डायोप्टर है। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में भी बता दिया जाता है कि उत्तर लेंस दिया रहता है और उसकी क्षमता है वो पावर ज्ञात करनी होती है, वहाँ पर प्लस माइनस से ऑप्शन दिए रहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना, उत्तल लेंस की जो क्षमता है, जो कॉन्वेक्स लेंस है उनकी जो पावर रहती है वो हमेशा धनात्मक होगी, यूपी उत्तल की पॉजिटिव, और अवतल लेंस की क्षमता है वो नेगेटिव रहती है। और इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में एक न्यूमेरिकल सवाल भी पूछा जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, यदि फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? मान लीजिए ये एक आपके उत्तल लेंस की क्षमता पूछ ली, यहाँ पर क्या होने वाली है। तो आपको याद में रखना है, जो पावर रहती है लेंस की वो 1/f होती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो जाएगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये याद रखनी है कि जो f रहती है वो आपको हमेशा मीटर में चाहिए, ऐसे यूनिट में चाहिए। और सवाल में क्या दे रखा है? सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले आपको फोकस दूरी को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको 200 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर। तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर कर दिया। अब आप इजीली P बराबर 1/f यानी 2 हो जाएगा। 1/2 बराबर आप कह सकते हो 0.5 डाईऑप्टर, 0.5 डी हो जाएगा इसकी क्षमता। आपके ये सवाल पूछा गया था, न्यूमेरिकल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपने देख लिया। और इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर यहाँ पर कंटिन्यू करना। देखिएगा सेकेंड सवाल, यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि JNNURM की फुल फॉर्म पूछी है। तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, या फिर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना हो जाएगी। ये किस मंत्रालय के अधीन एक पहल है जो लागू की गई थी? तो शहरी विकास मंत्रालय हो जाएगा। और इस योजना को 2005 में लागू किया गया था और शुभारंभ तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था 3 दिसंबर 2005
5 को, और प्रारंभ में 7 वर्षों तक यहाँ पर टारगेट रखा गया था, 2012 तक, 5 से लेकर 12 तक ये शुरू की गई थी और बाद में ये 2 वर्ष और एक्सटेंड करते हुए 2014 में ये समाप्त हो गई थी योजना। और यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पूछी गई थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त कौन? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने नेपोलियन क्यों कहा जाता है? ये कभी किसी युद्ध में नहीं हारे थे और समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को विजय कर लिया था। जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस की क्रांति की एक महान सेनापति थे, वो भी किसी युद्ध में नहीं हारे थे। लास्ट में ये वाटरलू के युद्ध में हार गए थे। 18 जून 1815 को जो वाटरलू का युद्ध हुआ था उसमें जो पराजय हो गई थी, अंग्रेज थे और रशिया भी उनके साथ में था, तो वो पराजय होने के बाद इन्हें अंध महासागर के दूर द्वीप का नाम है सेंट हेलेना में बंदी बना दिया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको पूछा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? ये भी रिपीटेड सवाल है। हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम, जो कि बाबर की पुत्री हैं या फिर हुमायूं की बहन हो जाएगी। और बहुत बार एग्जाम में और भी जैसे बाबरनामा हो गई, शाहजहांनामा हो गई, अकबरनामा, इनके लेखक पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद में रखना है। मैं बाबरनामा की बात करूं तो इसका अन्य नाम है तुजक ए बाबरी। ये मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी हो जाएगी, जो कि उनकी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी गई थी। शाहजहांनामा की बात करें तो ये उनके लेखक कौन है? तो इनायत खां हैं शाहजहांनामा के लेखक। अकबरनामा बहुत बार पूछा जाता है, तो ये अबुल फजल हो जाएगी। और फिर मैं बात करूं पादशाहनामा, आपकी बार एसएससी के एग्जाम्स में 2020 में ये पूछा हुआ सवाल है। इसे बादशाहनामा भी कहा जाता है या फिर पादशाहनामा के रचयिता है अब्दुल हमीद लाहौरी। और अब्दुल हमीद लाहौरी हैं किस मुगल शासक के समकालीन थे? ये सवाल पूछा हुआ है। तो ये बहादुर शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था, तो ये हो जाएंगे शाहजहां के समकालीन और पादशाहनामा के रचयिता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक है, हिंदी में इंग्लिश में कह सकते हैं इंडियन होम रूल्स है। इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के अन्य जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित है। हिंद स्वराज हो गई, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका और ट्रस्ट इज गॉड ट्रस्टीशिप, ये सभी महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाएगी। पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? लगभग सभी सेट में ये सवाल रिपीट हो रहा है बार बार। तो पूर्ण स्वराज की मांग है ये 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। आपको क्या याद में रखना है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 को हुआ था। किन की अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें क्या मांग, क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। आवरण रहित बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो आवरण रहित बीज वाले पौधे हैं तो इन्हें अनावर्त बीजी या फिर नग्न बीजी बोल सकते हो, और विज्ञान की भाषा में जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। और इनके बीज जो आवरण रहित रहते हैं, मतलब बीज फूलों में पनपने या फिर फलों में बंद रहने की बजाय छोटी टहनियों, आवरण रहित रहता है, डायरेक्टली टहनियों या फिर शंकुओं में खुली अवस्था में रहते हैं। उदाहरण की बात करूं जिम्नोस्पर्म में साइकस हो गया, पाइनस हो गया, देवदार है, तालिश पत्र है, परसरल है, ये सभी अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म के प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर 2018 फीफा वर्ल्ड कप की विजेता कौन सी टीम रही है? तो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप की विजेता टीम रही है फ्रांस, इनका सेकेंड टाइटल है। और रनर अप उप विजेता 2018 में कौन सी टीम रही है? क्रोएशिया रही है। तीसरे स्थान पर बेल्जियम रही है। और 2018 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पर है? तो रशिया में हुआ है। नेक्स्ट 2022 में फीफा वर्ल्ड कप है, ये कतर में आयोजित होने वाला है। USSR से आज़ाद होने वाला, स्वतंत्र होने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों लिथुआनिया है। USSR से अलग होने वाला पहला सोवियत गणराज्य हो जाएगा। ये ऑप्शन थे, इसमें लिथुआनिया करेक्ट है, जो 11 मार्च 1990 को यहाँ से स्वतंत्र हो गया था USSR से। और एग्जाम में जो पूछा हुआ सवाल आपकी बार NTPC में कि USSR का कौन सा देश सदस्य नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए 15 देश जो USSR से अलग हुए हैं, मतलब उनके ही सदस्य देश थे। तो 15 देश कौन से हैं? आर्मेनिया, अजरबैजान है, बेलारूस हो गया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया है, लिथुआनिया, मोल्दोवा हो गया, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन हो गया, उज्बेकिस्तान। ये सभी पहले USSR से संबंधित थे। और USSR का मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है, जो कि 1922 से 1991 तक ये सभी देश हैं, इनके सदस्य थे। और बाद में ये
1990-91 से अलग हो गई। जैसे कि अंतिम देश जो USSR से अलग हुआ है, जैसे प्रथम का तो पूछा है तो आपने कह दिया कि लिथुआनिया है। अंतिम कौन सा है, तो अंतिम हो जाएगा कजाकिस्तान है, जो कि 16 दिसंबर 1991 को अलग हुआ था। अब आपको कमेंट करके बता देना है कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, किसकी कजाकिस्तान की राजधानी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर UNDP की फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। अब देखिए UNDP से एक और सवाल पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, वो ये पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कौन जारी करता है, तो ये UNDP जारी करता है। और HDI में 2020 में भारत की क्या स्थिति है, 131वीं रैंक, इससे पहले 129वीं थी, अभी 2020 में 131वीं रैंक है। प्रथम है 2019 और 20 में दोनों में ही नॉर्वे हो जाएगा। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क US में। किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा मद्रास सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। अब बहुत से कैंडिडेट हो सकता है यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट समझ लेंगे, तो मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना बाद में हुई थी, उससे पहले मद्रास सुप्रीम कोर्ट का आपको एग्जैक्टली ये सवाल पूछा गया था कि किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा मद्रास सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1800 में हुई थी। मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किंग जॉर्ज थर्ड के द्वारा 26 दिसंबर 1800 की गई थी। और बात करूं मैं इसी के तहत बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो 8 दिसंबर 1823 को हुई थी। तो बॉम्बे का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 8 दिसंबर 1823 को, और मद्रास सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो 1800 में की गई थी। अब देखिए मैं हाई कोर्ट का भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पुराना हाई कोर्ट एग्जाम पूछा जाता है तो कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा, जो कि 1862 में 1 जुलाई को स्थापित हुआ था। और फिर मैं बात करूँ मद्रास हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट हो जाएगा जो 1862 में हुआ था। आपको पूछा था सुप्रीम कोर्ट, ये 1800 में स्पेशली मेंशन भी था किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा। और मद्रास हाई कोर्ट है ये 15 अगस्त 1862 को चेन्नई तमिलनाडु में। कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया 1862, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये 3 हाई कोर्ट स्थापित हुए थे उस समय, ये भी 14 अगस्त 1862 को हुई थी, जो कि क्वीन विक्टोरिया के द्वारा 26 जून 1862 को इन 3 हाई कोर्ट स्थापित करने का घोषणा पत्र जारी किया गया था। अगला सवाल आस्की की फुल फॉर्म पूछे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म। भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ये भी NTPC से रिपीट हुआ है। तो भारत में टोटल 22 तो रिएक्टर हो जाएंगे। देखिए रिएक्टर और पावर प्लांट दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। तो 22 तो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, टोटल पावर प्लांट पूछ ले तो 7 हो जाएंगे। अब पूछ लिया जाता है कि प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो प्रथम पावर प्लांट पूछ ले तो तारापुर वाला महाराष्ट्र में है जो, और पूछ लें कि प्रथम जो रिएक्टर कौन सा है, अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है, तो वो हो जाएगा अप्सरा है, जो कि 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे जो मुंबई में है वहाँ पर ये परिसर में स्थापित हुआ था। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, सवाल नंबर 14, किस देश का ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड है 2019 में नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो ऑर्डर ऑफ जायद है, ये भी अपने एक्स्ट्रा फैक्ट से आया है। इससे पहले क्रोएशिया वाला आया था, उसमें मैंने ये सभी अवार्ड बताए हैं जो विदेशी अवार्ड दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये पूछ लिया कि किस देश का ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड है 2019 में मोदी जी को दिया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात का जो UAE का अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड ये नरेंद्र मोदी को दिया गया था 2019 में। अब देखिए अन्य जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो बता देता हूँ, जो विदेशी अवार्ड है, जैसे कि प्रतिभा पाटिल को मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम है उसका ऑर्डेन मैक्सिकाना डेल एग्वेला एजटेका, ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल से सम्मानित किया गया था प्रतिभा पाटिल को, जो मैक्सिको का ये अवार्ड हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों ही सवाल आ चुके हैं NTPC में। क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम है टोमिस्लाव के राजा का ग्रैंड ऑर्डर, ये 2019 में रामनाथ कोविंद को दिया गया था। और बात करूं 2019 में विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को कौन सा अवार्ड मिला है, विदेशी अवार्ड, तो स्पेन का ये अवार्ड है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सुषमा स्वराज को। तो ये अवार्ड है, ये स्पेन का है, ये भी आपको याद में रखना है, जो कि उन्होंने स्पेन के नागरिकों को, जो नेपाल के भूकंप आया था उसमें 71 नागरिकों को सुरक्षित पहुंचाया था, इसलिए इनको ये दिया गया है सुषमा स्वराज को। और बाकी जो भी मोदी जी को विदेशी अवार्ड दिए गए हैं वो भी आप एक नज़र में देख लीजिएगा। कि बहरीन का अवार्ड नाम है द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनशाह, नाम क्या है, किसका अवार्ड, ये बहरीन देश का है, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनशाह 2019 में मोदी जी को। फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर अवार्ड फिलिस्तीन का है, ये 2018 वाला नरेंद्र मोदी जी को मिला है। रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाम है सेंट एंड्रयू पुरस्कार है रशिया का, किसका, रशिया का, 2019 में नरेंद्र मोदी को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2018 में मोदी जी को। मालदीव का है निशान इजुद्दीन, ये भी 2019 में नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अब अमेरिका का एक अवार्ड है फिलिप कोटलर
प्रेसिडेंशियल है, ये भी मोदी जी को मिला है अमेरिका का ये। और दक्षिण कोरिया का है सियोल शांति पुरस्कार है 2019 में। अगला सवाल देखिएगा, 1969 में कितनी प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1969 की बात करें तो टोटल 14 प्राइवेट बैंक हैं, उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और दोस्तों इसके बाद एक और राष्ट्रीयकरण हुआ है जो कि 1980 में पूछ ले कि कितने बैंकों का हुआ, तो आप कहेंगे 6 बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1980 में। इससे पहले 1969 में 14 बैंकों का हुआ था। अब देखिए एसएससी 2020 के एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है। सवाल ये पूछा गया था एग्जाम में कि जो शेड्यूल्ड बैंक हैं वो आरबीआई की किस शेड्यूल में आता है, किस अनुसूची में आती है? जो भी शेड्यूल्ड बैंक है, एसबीआई वगैरह जितनी भी हो गई, वो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में आती है। कौन से शेड्यूल में? सेकंड शेड्यूल में। ये पूछा हुआ सवाल है इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल अनुसूची में शामिल है शेड्यूल्ड बैंक। अगला सवाल देखिए, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये कहाँ पर है? अमृतसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब अमृतसर में है। किन के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी? तो जनरल डायर के आदेश पर। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय वायसराय। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर आपको पूछ ली है, तो महिला हो जाएगी 11 की जनगणना के अनुसार 65.46%। कितने हैं? 65.5% फीमेल्स हैं। मेल कितने हैं? 82.14% है। भारत की इस प्रकार जो 2011 में साक्षरता दर है वो 74.04% है। केरला की सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है बिहार की। अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटर में किस भाषा कोड में डाटा प्रोसेस किया जाता है? तो कंप्यूटर में कौन सी भाषा में डाटा प्रोसेस किया जाता है? ये रिपीट हुआ सवाल बता चुका हूँ मैं। बाइनरी लैंग्वेज हो जाएगा डाटा प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में, बाइनरी लैंग्वेज में। और बाइनरी जो कि एक मशीनी भाषा की कोड है, 0 और 1 इसमें 2 डिजिट होते हैं। अगला सवाल देखिएगा, संविधान मसौदा समिति, मतलब बात हो रही है ड्राफ्ट कमेटी की, प्रारूप समिति की, उनके सदस्य कौन नहीं था? तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान प्रारूप समिति के साथ सदस्य थे कौन। और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो सभी को पता हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इनके अतिरिक्त 6 और सदस्य थे जो प्रारूप समिति से संबंधित थे। तो टोटल 7 सदस्यों की बात करूं, याद रखना है आपको, संविधान प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं। एग्जाम में आज सवाल आ गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये तो अध्यक्ष थे। कन्हैया लाल माणक्यलाल मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, 2 अयंगर हो जाएंगे। एन माधवराज हैं और ये पहले बीएल मित्तल थे, इनके स्थान पर आए थे, इनको हटाया। और एन माधवराज यहाँ पर प्रारूप समिति में शामिल हुए। और टी कृष्णमाचारी ये डीपी खेतान के स्थान पर आए थे, इससे पहले ये दोनों थे, दोनों को हटाकर ये दोनों शामिल हुए। और मोहम्मद शादुल्ला ये सदस्य थे प्रारूप समिति के 7 सदस्य। जो भी इनमें से नहीं था वो करेक्ट करना था क्योंकि पूछा कौन नहीं था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से है, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। और चिपको आंदोलन है ये कहाँ पर हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य है, उस समय उत्तर प्रदेश का भाग था। और किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए ये चिपको आंदोलन है वो किया था उत्तराखंड की, उस समय उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में ये 1970 में हुआ था। अब पूछ लिया जाता है किसने नेतृत्व किया था? तो 1970 में जो चिपको आंदोलन हुआ है उसमें प्रमुख रूप से जो पर्यावरणविद थे उनमें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सबसे आगे आता है। उसके बाद कामरेड गोविंद सिंह रावत हो गए, चंडी प्रसाद भट्ट हैं, श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में ये हुआ था। अब एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है कि चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो वो है एपिको आंदोलन था, उत्तर कन्नड़ जिले में हुआ था। ये दोस्तों जो कर्नाटक में हुआ है ये कब हुआ था? 1983 में। ये भी पर्यावरण संबंधित जागरूकता का आंदोलन है। अगला सवाल देखिएगा, पत्थर की नटराज की मूर्ति किस पुरातात्विक स्थल से मिली है? तो नटराज की मूर्ति है ये हड़प्पा से मिली है। कहाँ से? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर? ये पुरातात्विक स्थल जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये पंजाब, जो पाकिस्तान का राज्य पंजाब है, वहाँ पर रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। इसकी जो खुदाई की गई है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। अब देखिए हड़प्पा से और कौन से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, मतलब वहाँ से और किन के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा में 2 कब्रिस्तान हैं, आर बाद में नाम रखा गया है R37 और H, 2 कब्रिस्तान हैं, वहाँ के भी चिन्ह मिले हैं हड़प्पा में। और बाकी मैं बात करूं अन्य जो भी पुरातात्विक स्थल हैं वहाँ से किन के साक्ष्य मिले हैं जहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये एक तो हो गया स्नानगार है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति है, ये पूछा जाता है कि किसकी मूर्ति है बहुत बार, तो कांस्य की मूर्ति हो जाएगी। और ये कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो में। अन्य देखिए विशाल स्नानगार वहाँ पर मिला था। और कपास, बुना कपास है, घोड़े के दांत, ये सभी
मोहनजोदड़ो से मिले थे। अब मैं बात करूं अन्य जो भी पुरातात्विक स्थल है वहां से क्या मिले, जैसे कि जोते हुए खेत, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है जोते हुए खेत के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल में मिले हैं, तो ये कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। और लकड़ी के कुंड के साक्ष्य भी मिले वहाँ पर, 7 आग वेदियों, ऊँट के साक्ष्य, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, अंत्येष्टि हो गया, शवदान वगैरह, ये सभी कालीबंगा राजस्थान में इनके साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए ये पूछा जाता है कि अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली है, उनके साक्ष्य हरपन शिलालेख है, प्राचीनतम स्टेडियम है, ये आपकी दिल्ली पुलिस में या फिर अभी हाल ही में सवाल पूछा गया था कि सबसे कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पर प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, तो ये धोलावीरा हो जाएगी जो कि गुजरात में है ये पुरातात्विक स्थल। और बाकी जैसे कि जो हो गया तिल, सरसों और चावल की खेती के साक्ष्य हैं, ये बनावली हरियाणा से मिले हैं। बाट मापतोल पैमाना है, हाथी दांत पैमाना, हवन कुंड है, ये लोथल गुजरात से इनके साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि कालीबंगा से प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं जो कि लगभग 2100 ईसा पूर्व के आसपास आया होगा। और यहाँ पर तराजू के 2 पलड़े के साक्ष्य मिलते हैं सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल से। सुरकोटड़ा कहाँ पर है, कच्छ गुजरात में है। और ये एक ऐसा स्थल हो जाएगा एकमात्र जो सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। सुरकोटड़ा से सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब देखिए जो रोपड़ पुरातात्विक स्थल है ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे पूछा जाता है। रोपड़ कहाँ पर है, तो पंजाब के सतलज नदी के किनारे हैं। और यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के शवदान के साक्ष्य भी मिले हैं रोपड़ में। और बाकी ये दिल्ली पुलिस में रिपीट हुआ है सवाल कि वित्त जो निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020 में कौन से 5 पुरातात्विक स्थलों के विकास का लक्ष्य रखा, सवाल पूछा जाता है कौन सा नहीं था उसमें, तो ये 5 पुरातात्विक स्थल हैं जो 2020 में केंद्रीय बजट में इनके लक्ष्य रखा है विकास के लिए, जैसे कि हरियाणा का राखीगढ़ हो गया, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिवसागर असम, धोलावीरा गुजरात और आदि चंदूर तमिलनाडु में। ये 5 जो पुरातात्विक स्थल हैं इनके संरक्षण का लक्ष्य था अब की बार बजट में। निम्न में से किन चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होती है, तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कौन से चुनाव में होता है, तो पंचायती राज चुनाव है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन जो अधिनियम है उनके तहत अप्रैल 1993 में पंचायत के विभिन्न स्तर पर पंचायत सदस्य हो गए या फिर उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में ये 50% भी है कहीं के राज्यों में, बिहार और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान वगैरह में। अगला सवाल देखिएगा, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन है, ये भी रिपीट हुआ है, ओडिशा में है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन हो गया, आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, निकल, ये सभी ओडिशा में अग्रणी राज्य हो जाएगा। सिल्वर का राजस्थान में, गोल्ड का कर्नाटक हो जाएगा, यूरेनियम आंध्र प्रदेश है, थोरियम केरला है, कॉपर मध्य प्रदेश, डायमंड मध्य प्रदेश है। और पूछ ले भाई कोयला का, तो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन में अलग है और सबसे ज़्यादा कोयला के भंडार झारखंड में, उत्पादन में छत्तीसगढ़ है वर्तमान सिनेरियो में। अगला सवाल देखिएगा कि आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो आयोडीन का पूछा है तो ये थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन हार्मोन आपको याद में रखना है। और इससे जो रोग हो जाता है कमी से वो घेंगा या फिर गाइटर गलगंड रोग हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी है मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करती है, तो ILO आपको करेक्ट करना था, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना है 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। ये एक तरीके से प्रथम और ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश है 187 और इसमें से 186 तो यूनाइटेड नेशंस के जो भी सदस्य देश है वो 186 तो सेम टू सेम है। और प्लस यहाँ पर जो UN का नहीं है और इसका है वो है कुक आइलैंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, जो कि इसका है यूनाइटेड नेशंस का नहीं है, ILO का है। अगला सवाल देखिएगा, पावर पॉइंट में साउंड फाइल इंसर्ट करने के लिए कौन सी एक्सटेंशन वहाँ पर वैलिड रहती है, तो साउंड फाइल की एक्सटेंशन जो पावर पॉइंट में आप इंसर्ट करते हो इनपुट के रूप में, तो पावर पॉइंट जो MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, देखिए पावर पॉइंट 2010 में .wav एंड .wma ये एक्सटेंशन से आप इंसर्ट कर सकते हो, जो भी ऑप्शन में होगा। वीडियो के लिए .wmv फाइल वहाँ से कर सकते हो। और देखिए पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन जो PPT है वो आप फाइल सेव करते हो तो कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग होता है, तो PPTX हो जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। और बाकी जो एक्सेल में जो एक्सटेंशन रहता है, MS एक्सेल की बात करें, वर्कशीट की बात करें तो .xls रहता है। वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 की बात जो भी है .do docs हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, V बालसरा किस वाद्य यंत्र के म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं, तो V बालसरा की बात करें
तो स्टूडेंट ने बताया कि पियानो ऑप्शन में नहीं था, तो आपको कीबोर्ड मिला होगा। तो ये बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके मास्टर थे, जैसे हारमोनियम हो गया, पियानो हो गया, ऑर्गेन हो गया, और बाकी पियानो ऑर्किडियन है, मेलोडिका है, यूनिवॉक्स है, यानी एक तरीके से ये कीबोर्ड के मास्टर थे। तो कीबोर्ड यदि ऑप्शन में था तो वो आपको करेक्ट करना था। किसके द्वारा द पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को विवश कर लगभग 1514 करोड़ रुपए की जमा राशि रिकवर की गई है? तो ये रिकवर की है दोस्तों IEPF प्राधिकरण, मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो अथॉरिटी है, उनके द्वारा 1514 करोड़ रुपए है वो रिकवर किए गए हैं। कहाँ से? द पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से। और ये जमाकर्ताओं की जो रकम है ये पिछले 15 वर्षों से फंसी हुई थी और अब यहाँ पर IEPF के द्वारा रिकवर की गई है। अगला सवाल, भारत में लोकसभा में कुल कितनी निर्वाचन क्षेत्र सीटों पर चुनाव हुए हैं 2019 में? ये एग्जैक्टली इस प्रकार था कि 2019 में टोटल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हुए हैं? तो 543 आपको करेक्ट करना था। और अभी मैं वर्तमान सिनेरियो की बात करूं तो NDA में कितनी सीट है? तो 333 है, UPA में 91 है, अदर्श में बाकी 112 हो जाएगी, और BJP की यहाँ पर 302 है, और नेशनल कांग्रेस की है, INC की है 51 सीट है। और ये जो लोकसभा ये कौन सी? तो 70वीं लोकसभा है आपकी बात 2019 से, और इनके वर्तमान में स्पीकर ओम बिरला है। अधिकतम लोकसभा सीट वैसे 552 हो सकती है। आपको पूछा था 2019 में कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे, तो 543 करेक्ट करना था, अधिकतम 552 हो सकती है। अब यहाँ पर एक करंट अफेयर से सवाल बन सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत 2019 में जो एंग्लो इंडियन की लोकसभा में 2 सदस्यों की सीटों को आरक्षण समाप्त कर दिया गया है? तो ये 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जनवरी 2020 में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्य जो राष्ट्रपति करते थे उनको नॉमिनेटेड, उनकी सीट को समाप्त कर दिया गया है। और बात करूं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की जो कि SSC 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है। सवाल ये पूछा गया था SC लोकसभा में SC से कितनी अभी वर्तमान में सदस्य हैं? तो SC से है 84, ST से है 47, टोटल 131 सीट इस प्रकार हो जाएगी SC ST की। और यहाँ पर यह भी सवाल दिल्ली पुलिस में रिपीट हुआ है कि किस राज्य में कितनी लोकसभा सीट है, ज़रूर देख के जाना। और सबसे ज़्यादा सीट UP की 80 है, सेकंड महाराष्ट्र की है। कोशिका की ऊर्जा इकाई आपको पूछी है, तो कोशिका की ऊर्जा इकाई है वो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है वो ATP के रूप में होती हैं, और यहीं पर ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से ये ऊर्जा ऑक्सीकरण होता है उस समय, और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। अब देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा हुआ है रेलवे RPF में, कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? तो 38 अणु ATP का निर्माण होता है, आपको याद में रखना है। भारत का मानक समय है, ये दोनों ही शिफ्टों में पूछ लिया, 13 जनवरी के प्रथम और द्वितीय में भी पूछ लिया कि भारत का जो मानक समय है वो GMT ग्रीनविच जो टाइम मीन टाइम है उनसे कितना आगे है भारत का मानक समय? तो हमारा मानक समय है वो ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा, कितने घंटे? 5.5 घंटा आगे है। और भारत का मानक है GMT से 82.5 डिग्री या फिर 82.5 डिग्री पूर्व है। और ये जो भारत का मानक समय है कहाँ से मेजर किया जाता है? तो भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली ये 82.5 डिग्री पूरी देशांतर है। इनके स्तरीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। अब देखिए ये जो भारत की मानक समय रेखा है कौन से राज्यों से गुजरती है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो टोटल 5 राज्यों से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। ट्रिक है, मन का छत से आंधी दौरा उत्तर में उड़ गया। मन का छत से आंधी दौरा उत्तर में उड़ गया। मन का मतलब ये मानक समय रेखा की बात हो रही है। छत यानी छत्तीसगढ़, फिर आंधी आई और उत्तर में उड़ गया आंध्र प्रदेश, उत्तर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश उड़ गया उड़ीसा हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ये भी अपने एक्स्ट्रा फैक्ट से सवाल आ गया। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये दोस्तों स्थापित है हैदराबाद में। या फिर इसका उल्टा पूछा गया था कि हैदराबाद में कौन सा सेंटर स्थापित है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हो जाएगा तेलंगाना, NRSC सेंटर हो जाएगा। तो ये पूछा हुआ है। इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ मिशन है, यहाँ से एक सवाल बना है। तो इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ मिशन कौन सा है? तो ये एस्ट्रोसैट हो जाएगा। और ये भारत का प्रथम मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है, लॉन्च हुआ था 2015 में। रॉकेट था PSLV C-30। और ये जो सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडों के अध्ययन को समर्पित भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा। जो भी सुदूरवर्ती खगोलीय पिंड है उनके अध्ययन के लिए
एस्ट्रोसैट इसका नाम है। और ये यहाँ पर मल्टी वेवलेंथ का मतलब है ये एक ही समय में पराबैंगनी, ऑप्टिकल, निम्न और उच्च ऊर्जा वाले एक्सरे वेवबैंड है, इनसे ब्रह्मांड की निगरानी में सक्षम है। कौन सा एयरलाइन कंपनी 2019 में नुकसान घाटे में चले जाने के कारण यहाँ पर बंद कर दी गई है? तो ये एयरलाइन कंपनी है, ड्यू नहीं चुका पा रही थी, तो 2019 में जेट एयरवेज को अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ गई थी और ये 17 अप्रैल 2019 से बंद कर दी गई थी। समग्र शिक्षा अभियान है, ये योजना कब शुरू की गई थी? तो ये भी अपने एक्स्ट्रा फैक्ट से सवाल आ गया है। इससे पहले एनटीपीसी में आया था कि समग्र शिक्षा अभियान है कितने स्टूडेंट के लिए, कौन सी कक्षा वाले स्टूडेंट के लिए। उसमें मैंने इसकी शुरुआत से बताया था सवाल में कि इसकी शुरुआत कब हुई है, और यहाँ पर पूछ लिया है 13 जनवरी की सेकंड सेट पे, तो 2018 में हुई है। केंद्रीय बजट 2018-19 में जो मंत्रालय वो कौन सा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये जो समग्र शिक्षा अभियान है शुरुआत हुई है 2018 में। और कौन सी कक्षा के लिए है? प्री स्कूल से लेकर 12 तक, कक्षा 12 तक है। ये स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम हो जाएगा, समग्र शिक्षा अभियान है। अब आपको आने वाले शिफ्ट में सर्व शिक्षा अभियान से पूछा जाएगा। इसकी शुरुआत 2001 में हुई है। कौन सी कक्षा के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ये आ चुका है कौन सी कक्षा के लिए? एनटीपीसी में। अगला सवाल देखिएगा, सवाल है 2019 एशियन वुमेन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है? और इस सवाल के ऑप्शन में आपकी पूजा रानी दिया गया था, आपको करेक्ट करना था। पूजा रानी 81 किलोग्राम भार वर्ग में ये 2019 का जो एशियन वुमेन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें विजेता रही। ये कहाँ पर हुई थी? सवाल में मेंशन भी किया हुआ था कि जो बैंकॉक थाईलैंड में एशियन वुमेन एमेच्योर चैंपियनशिप हुई है 2019 में, उसमें कौन सी भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये पूजा रानी ने जीता है। ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। इससे पहले 2017 में ये एशियन वुमेन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल जीता था मैरी कॉम ने, जो कि वियतनाम में हुई थी। अब की बार मेंस और वुमेन दोनों की ही बैंकॉक थाईलैंड में हुई है, और इससे पहले ये अलग अलग हुई थी मेंस और वुमेन की 2017 में। ये तो हो गई आपकी विमेन की। और बाकी मैं बात करूँ 2019 में, जो 19 में विमेन की तो आपकी पूजा रानी जीती हैं, और 2019 में एशियन मेंस की जो एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है वो अमित पंघाल ने जीता है। और बात करूं मैं 2018 के एशियन गेम्स की, ये एशियन गेम्स अलग है और एशियन ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप अलग रहती है। एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का भी होता है जिसमें गोल्ड जीता था 2018 में अमित पंघाल ने, ये भी आपको याद में रखना है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर या बता सकते हो आप कमेंट करके क्या ऑप्शन दिए गए थे, कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो पारंपरिक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत की बात करें तो जल विद्युत हो गया, जो हाइड्रो पावर है, तापीय विद्युत थर्मल पावर जिसमें कोयला, गैस, तेल हैं, जो जीवाश्म ईंधन वगैरह, कोयला, गैस, तेल हैं, पेट्रोल वगैरह, ये सभी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो आणविक ऊर्जा है ये भी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में आती हैं। मतलब ये कुछ समय के पश्चात खत्म हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, और ये गैर नवीनीकरणीय होते हैं, गैर नवीकरणीय होते हैं, उनको वापस आप रिसाइकल नहीं कर सकते हो। और बात करूँ मैं गैर परंपरागत, आपको पूछा था परंपरागत कौन सा है, ऑप्शन क्या था। बाकी गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है उसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, गोबर गैस, बायोमास, ज्वारीय तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा वगैरह आ जाती हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, ये थोड़ा और टफ सवाल पूछ ले। यहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 1961 से 2010 तक डाटा अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में कितने परसेंटेज की कमी होने का आकलन किया गया है। तो 2010 तक, यहाँ पर 1961 से 10 तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में जो कमी बताई है वो 31% कमी का आकलन बताया है। और ये दोस्तों 1960 के दशक के बाद पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उनकी बढ़ती सांद्रता से नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों को तो फायदा हुआ है, और जो गर्म देश थे भारत और नाइजीरिया जैसे देश, उनके आर्थिक विकास को निम्न स्तर है, नीचे की ओर खींच दिया है। 31% भारत में यहाँ पर कमी बताई है स्टैनफोर्ड के डाटा के अकॉर्डिंग। अगला सवाल देखिए, कौन सा उपकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो उपकरण की बात करें तो जनरेटर हो जाएगा, और जनरेटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जिस सिद्धांत को है वो डिस्कवर किया था माइकल फेराडे ने। तो माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनरेटर कार्य करता है। अंतिम सवाल देखिएगा यहाँ पर, ये सवाल तो आपको ही बताना है क्योंकि इसमें एग्जैक्ट रूप से सवाल नहीं मिला है, इस प्रकार से दिया गया था। ये एक संवेदी उपग्रह है
जो कि इंडिया में जो सॉइल, मिट्टी, वाटर, ओशियन वगैरह हैं उनकी मेजर, तो एग्जैक्ट अस्पष्ट सवाल मिला है। इस प्रकार स्टूडेंट ऑप्शन बता रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट को सेकंड सेट में एग्जाम था स्पष्ट रूप से सवाल पता है ज़रूर कमेंट कर देना, मैं उसको पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा स्पष्ट रूप से। बाकी यहाँ पर आने वाले शिफ्ट के लिए आपको रिसेट का बता देता हूँ, फुल फॉर्म आ सकती है। तो रडार इमेजिंग सैटेलाइट इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो रिसेट सैटेलाइट है ये सभी मौसमों में सुरक्षात्मक निगरानी करने वाला उपग्रह हो जाएगा। और रिसेट 2 इस कैटेगरी में किसी भी मौसम में पृथ्वी की इमेज लेने में सक्षम है। कोई भी मौसम है, बाढ़ एवं भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में पता लगाने में ये रिसेट 2 उपग्रह है वो सक्षम है। एक आपके रीजनिंग में था कि लाभ है तो हानि हो जाएगा, इसी प्रकार जो खर्चा एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू आपको कलेक्ट करना था। और बाकी एक आपकी मैथ का भी सवाल स्टूडेंट ने भेजा है। मैथ का यहाँ पर एक इमेज भी मिली है सेकंड शिफ्ट की, वो भी मैं टेलीग्राम की चैनल पर शेयर कर दूंगा, वो भी देख लेना मैथ के सवाल किस टाइप से पूछे गए हैं। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट की जल्दी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।